Hi बच्चों, welcome to my YouTube channel Veda Education. Today we start 9th standard 4th lesson measurement of matter. Okay, आज हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ मैटर. ओके, सो सब तैयार हो जाओ. आज हमें मैटर का मेजर करना है. यानी कि सबसे पहले एक सवाल आया होगा, ये मैटर है क्या? राइट, यानी कि मैटर असल में है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ कि उसका हम आज हमें मेजरमेंट करना है. करेक्ट. तो फिर जो मैटर है वो हमने पिछले स्टैंडर्ड में कुछ थोड़ा और स्टडी किया हुआ है, उसका हम रिकॉल करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इस लेसन में हमें क्या सीखना है? हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखना है. उसके बाद एटम शेप मास वैलेंसी मॉलिकुलर मास एंड कंसेप्ट ऑफ मोल एंड लास्ट वन दैट इज रेडिकल. All these things we have to study in this lesson. Okay, now today we discuss only about law of chemical combination. Before going to start this lesson, we recall some concept. That means now see here, ये असल में मैटर क्या है वो देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, व्हाट इज मैटर? ओके, now see here, matter. Everyone, everywhere around us, is that one is matter? For example, if you take this mobile, okay, if you take this mobile, is this matter? Or this watch, is it matter? ये जो है मैटर है. यस, मैं मैटर हूँ. यस, जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो मैटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वो मैटर है. या जो हम पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, ठीक है, या वो मैटर है. असल में मैटर क्या है? Look out all these things, like look out all these example, we get one common thing. That common thing is, अब इस देखो, उस जो एग्जाम्पल में हर एक का एक मास है. एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मास. ओके, जो हमने अभी एक भी एग्जाम्पल लेके मोबाइल वॉच, इवन मी. ओके, all things have a mass. Okay, and which occupy space. और वो जगह एक लेती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? एनीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर. ओके, यानी कि जो भी एवरीथिंग, एनीथिंग अराउंड अस जो हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे यहाँ वहाँ है, यहाँ पर ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल दिस वन वॉच, दिस इज मास था, इसके पास मास है. विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. मैं भी देखो, मैं भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, मेरे पास भी मास है, यानी कि मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर है. राइट, तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैटर इज एनी सब्सटेंस द वन दैट हैज अ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम. ओके, मैटर इज एनी सब्सटेंस द वन हैज दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम. राइट, नाउ फॉर्मेशन. ठीक है, अब एक सवाल आया हुआ कि असल में इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, यानी कि ये मैटर है, फ्रॉम वेयर डज इट कम. राइट, इस तो का सवाल आया होगा ना, ये मैटर असल में कहाँ से आया है? अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो देयर इज बिग बैंग कोर्स. वहाँ पर क्या होता? एक बिग बैंग हुआ था. उससे ही पहले, बिग बैंग के पहले क्या होता? हमारा जो यूनिवर्स है, जो हम यूनिवर्स है, यानी कि उसमें प्लैनेट है, अर्थ है, सभी है, सन है हमारा. ठीक है, वो सभी एक सिंगल पॉइंट में थे स्टार्टिंग में, बिफोर द बिग बैंग. ओके, बिग बैंग से पहले एक सिंगल पॉइंट में थे, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी. ओके, यानी कि सब हमारा वर्ड वो कहा था एक सिंगल पॉइंट में था. ओके, एक सिंगल पॉइंट में था. राइट, तो फिर जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन देर इज कॉस्मिक एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस. वहाँ पर क्या होता? एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था. उसी कॉस्मिक एक्सप्लोजन की वजह से सब हमारा यूनिवर्स, यानी कि जो भी है, सब बाहर आ गए, उसमें से मैटर भी बाहर आ गया. ठीक है, देन आफ्टर दैट बिग बैंग, दैट मीन अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, एट द टाइम बिग बैंग ऑकर्स. वहाँ पर बिग बैंग हुआ था, यानी कि वो कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था. तभी सब सब उस सिंगल पॉइंट में से सब बाहर आ गए थे. ठीक है, हमारा मैटर भी वहाँ से बाहर आ गया था. और बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा, वैसे वैसे सब मैटर, यानी कि कंडेंस फॉर्म में या ऐसे ऐसे सब फॉर्म होने लगे. ठीक है, ऐसे ही हमारा मैटर फॉर्म हुआ है. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैटर. जो भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, यानी कि एयर, ठीक है, वाटर, इंक्लूडिंग सॉलिड थिंग्स, दैट वन इज मोबाइल, ऑल दैट थिंग्स. ओके, ऑल दीज आर नथिंग बट द मैटर. उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. ठीक है,
नाउ दिस वन वी ऑल्सो स्टडी दैट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है, हम डायरेक्टली बोलते हैं, स्टेट्स से पूछा तो हम डायरेक्टली बोलते हैं वहाँ यस, यहाँ 3 स्टेट है। पहला तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देर आर 3 बेसिक स्टेप्स। ओके, बट देर आर 2 मोर स्टेट्स, वहाँ पर और 2 स्टेट्स है, ठीक है। वो कौन से स्टेट्स? यस, देर आर 2 मोर स्टेट्स। दैट मीन्स फर्स्ट वन दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ रहता है हमें पता है, सन्स में प्लाज्मा रहता है, राइट। यानी कि हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ सी है, पहला कौन सा? सॉलिड। ये देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दीज आर दी 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 बेसिक स्टेट्स है मैटर के, ठीक है। ये हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, सभी पढ़ा है हमने, ठीक है। अब ये देखो, और 2 ये हुए जो हमारे सिलेबस में नहीं है पर वो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा है? एक तो प्लाज्मा और दूसरा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। फर्स्ट, प्लाज्मा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, ठीक है। जो स्टेट रहते हैं जो सुपर एनर्जेटिक में रहते हैं और सुपर एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स रहते हैं, दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए आयोनाइज्ड गैस। ये कैसे रहते हैं? आयोनाइज्ड गैस में रहते हैं, ठीक है। फॉर द फ्लोरेसेंट ट्यूब लेते हैं हम, और एक नियॉन साइन बल्ब लेते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, वो प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करता है। जैसे ही कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब उस फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसमें जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं, यानी कि जो पार्टिकल रहते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है, आयोनाइज होने जाएंगे। और वो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, वो चार्जिंग अप इट्स क्रिएट्स प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड दैट ट्यूब और बल्ब, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फ्लो होता है तब क्या होता है, वो आयोनाइज गैस वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा क्रिएट करने देते हैं और प्लाज्मा ग्लो रहता है, ठीक है, उस ट्यूब से बाहर आते हैं। द प्लाज्मा ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड दैट ट्यूब। ओके, जो गैस रहते हैं ना उस ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन ट्यूब में, उस पर वो लाइट का, प्लाज्मा का कलर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो फिर ये प्लाज्मा कहाँ आता है, वो हाई टेम्परेचर में आता है। जैसे कि हमारे सन में भी प्लाज्मा रहता है ना, इसलिए वो सन ग्लो होता है, ठीक है। ये जो 4th स्टेट है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। 5th स्टेट वो कौन सा है? वो तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बोज बोज हमें पता है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस, यस। उन्होंने ही क्या किया था कि सम कैलकुलेशंस किए थे और वो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर उन्होंने ही पहले, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पर उसी कैलकुलेशन पे आइंस्टाइन ने स्टडी किया, ठीक है। आइंस्टाइन ने उसी 5 स्टेट्स पर स्टडी किया कैलकुलेशन पे, ठीक है, जो सत्येंद्रनाथ बोस ने किए थे। फिर उन्होंने स्टडी करने के बाद वो 5th स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने उनको एक प्रेडिक्ट किया और उसको क्या नाम दिया? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी कि एक्सट्रीमली कम डेंसिटी से आता है, ठीक है। और वो कहाँ? लो टेम्परेचर में आता है, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर में ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट ये मैटर आ जाता है, ठीक है। नाउ नाउ सी है, फर्स्ट अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे सॉलिड लिक्विड गैस पे थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस। नाउ सी वी टेक फर्स्ट सॉलिड। ऑल वी नो अबाउट सॉलिड, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट, yes, shape, mass and volume, right? See here this watch, mass, shape and volume, all things are there. That means this one is solid state. Okay, इसमें क्या क्या आता है? और बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, हमारे नोटबुक लो, फैन लो, सब जो चीज़ें रहते हैं उसके पास मास रहता है, वॉल्यूम रहता है और डेफिनेट शेप रहता है, वो कब कहाँ आते हैं? वो सॉलिड में आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है, ये सिंपली है। नाउ सेकंड वन दैट इज लिक्विड स्टेट। अब ये लिक्विड स्टेट क्या है? लिक्विड, लिक्विड एनर्जेटिक हम लेते हैं वो लिक्विड, यानी कि जो भी लिक्विड फ्लो में रहता है, यानी कि हमारा वो जैसा वाटर रहता है, यानी कि उसके पास क्या रहता है? उसके पास शेप रहता है डेफिनेट? नो, इट हैज़ नो एनी डेफिनेट शेप, बट इट्स हैज़ वॉल्यूम एंड उसके पास क्या रहता है? मास भी रहता है। वाटर का शेप रहता है क्या? शेप नहीं रहता। तो भाई देखो, एक ग्लास लो, ग्लास में वाटर डालो, उसको किसका शेप आएगा? ग्लास का शेप आ जाएगा। एक कैन लो, कैन लो, ठीक है, ऐसा अब हम क्या करते हैं? कैन लेते हैं, ऐसा कुछ कोई किसी भी शेप का, ठीक है, इसमें हम वाटर डालते हैं तो ये इसका शेप ले लेता है। यानी कि लिक्विड हैज़ नॉट हैव इट्स ओन शेप, ओके, बट
व्हेन वी दैट जब हम उसको हम एक ग्लास में या कहाँ पर भी कंटेनर में डालेंगे तब क्या करेगा वो, उसका शेप एक्वायर करेगा, राइट। दिस ऑल दैट थिंग्स कंटेंट्स लिक्विड, दैट मीन्स ये जो भी कंटेंट्स है यानी कि जो भी लिक्विड स्टेट में आते हैं, जैसे कि हमारा वाटर हुआ, जो हम पेप्सी लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होला, वो पेप्सी बोल रहा हूँ, कोको कोला, ऐसा ऐसा, ठीक है। अल्कोहल, मिल्क, ऑल दैट थिंग्स आर लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, नाउ थर्ड वन दैट इज गैस। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस कैसे स्टेट होगा, ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि गैस ये भी मैटर है, is gas is also matter? Yes, yes, gas also matter. क्या करो, एक बलून लो और बलून ऐसे फुकाओ, ठीक है, क्या होता है वो बलून ऐसा फूकता है ना, ऐसा, ठीक है, इट ब्लो डाउन, राइट, करेक्ट। तो फिर वो ऐसा क्यों फूकता है, यानी कि वो ब्लो डाउन क्यों होता है? यस, यानी कि वो जो ब्लो डाउन होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि there is a presence of air inside that balloon, right? There is a presence of air inside that balloon. That means gas has its mass, but it has no any shape, right? उस एग्जाम्पल से हमें पता करते हैं, हमें पता चलता है कि उसके पास डेफिनाइट शेप नहीं रहता, उसके पास डेफिनाइट यस शेप नहीं रहता, ठीक है, पर उसके पास डेफिनाइट मास रहता है, करेक्ट। सो that means we know that matter is, yes, every around us, yes, which has mass and which occupies space, that we call matter। यानी कि ये सभी स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री बेसिक स्टेट्स है। हमने क्या क्या पढ़ा, ये थ्री बेसिक स्टेट्स है। फोर्थ और फिफ्थ भी है जो हम स्टडी के लिए नहीं रहते, यानी कि वो बेसिक स्टेट्स हम नहीं होते, सिर्फ हमें थ्री ही लेते हैं। फोर्थ स्टेट रहता है प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेट रहता है बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके। बट तुम ये तीन ही स्टेट्स याद रखो, बेसिक स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। वो अब आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा थेरोटिकल देखते हैं, यानी कि मैटर जब फॉर्म आया तो साइंटिस्ट को भी पता रहना चाहिए ना, यानी कि उस पर बहुत सारा स्टडी हो गया है ना। इस बीच में हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी कुछ कम नहीं थे क्या। ये देखो, इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा था, हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद, सबको पता होगा, उन्हें नहीं बताया था ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, गिव नेम फॉर दैट, क्या दिया था नेम उनको, यस, परमाणु, राइट। अबाउट अराउंड 500 BC, राइट, एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated दैट इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, ये दो मैटर है, अब जब हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, इफ़ यू डिवाइडिंग द मैटर, जैसे हम इसको डिवाइड करके जाएंगे, यानी कि यस, एक चौक लो, ठीक है, जैसे ही हम डिवाइड इसको करते 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 जाएंगे तो फिर एक ऐसा स्टेट आएगा, यानी कि एक लास्ट में ऐसा स्टेज आएगा कि हम उस पर डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल आएगा लास्ट में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या नेम दिया, इसके लिए उन्होंने यस परमाणु नेम दिया, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, नेक्स्ट इंडियन फिलोसोफर, दैट मीन पकुद्दा खत्यामा, ये जो भी इंडियन फिलोसोफर है, उन्होंने क्या बताया कि ही इलाबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन, दैट मीन्स ही सेड दैट द पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, यस, दैट मीन्स particles are formed in a combined form which gives us a various form of matter। यस, महर्षि कनद ने क्या कहा था, मैटर जो है, मैटर जब हम कैसे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि उसमें जो पार्टिकल है उसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा स्टेज आएगा कि हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु, ओके, उसको नाम दिया परमाणु। पर बाद में कौन आया, पकुद्दा कत्यामा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है जो फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, यानी कि जो हम पार्टिकल्स रहते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में आता है और उससे ही हमें क्या मिलता है, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर मिलते हैं, राइट। कंबाइंड फॉर्म पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, उन्होंने क्या कहा, पार्टिकल्स आर, यस, पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, ओके, कैसे रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म, कंबाइन मीन्स स्टिक टुगेदर, ओके, यानी कि ओके। नाउ देन आफ्टर दैट
ग्रीक फिलोसोफर कम्स, कौन आए? ग्रीक फिलोसोफर आए, कौन? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी सेम ही कहा। उन्होंने क्या कहा? ही सजेस्ट दैट if you go on dividing the matter, a stage will come. If we divide that matter, then after that dividing, then there is one stage comes. We cannot divide that matter. Okay, हम उसको divide नहीं कर सकते। ऐसा लास्ट में एक स्टेज आया, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? एटम्स। ग्रीक में ये जो वर्ड आया एटम्स, वो कहाँ से आया? ग्रीक में एटोमॉस बोलते हैं उसको, एटोमॉस, ठीक है। ये कौन सा ग्रीक वर्ड है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इनडिविजिबल। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इसको हम रिवाइज करते हैं। हमारे इंडियन फिलोसोफर भी कुछ कम नहीं थे। सबसे पहले महर्षि कनद आए। उन्होंने अबाउट 500 BC में उन्होंने कहा कि जो मैटर यानी कि पदार्थ, उन्होंने उसको नाम पदार्थ, ठीक है, जो हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि हम उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको नाम दिया परमाणु। उसके बाद पगद्दुखत्याम आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स आर इन ए कंबाइंड फॉर्म। ओके, उसके साथ ही मैटर्स फॉर्म होते हैं। तो फिर ग्रीक फिलोसोफर आए, इसमें डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आए। उन्होंने क्या कहा? से महर्षि कनद ने जो कहा था सिर्फ उसको नाम दिया, यानी कि particles, when we go dividing that matter, stage will come when the particles obtained cannot be divided further. When the particles obtained cannot be divided further, okay, उसके बाद हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके लिए नाम दिया एटम्स। ग्रीक में जो एटोमॉस, यहाँ से एक वर्ड आया। ग्रीक में एटोमॉस को क्या ही बोलते हैं? इनडिविजिबल। ओके, नाउ व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? राइट, what is Dalton's atomic theory? ओके, ये हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? यस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ वी हैव टू रिकॉल दिस कंसेप्ट। सबसे पहले जो एटम्स का स्टडी करने, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आया, वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया। 1803 में हमारे डाल्टन ने यस एक मॉडल, हाँ ठीक है, एटम का मॉडल, उसको हम क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, जॉन्स डाल्टन 1803। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। ओके, वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, उन्होंने क्या दिया नाम? एटम्स। ठीक है, उसके कुछ पॉस्टुलेट है, हम वो पहले पॉस्टुलेट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पॉस्टुलेट, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल, यानी कि जो मैटर है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो मैटर है कवर बना है, ठीक है, ये कैसे? बहुत स्मॉल 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 पार्टिकल एक साथ आने के बाद एक कवर्स, यानी कि मैटर बना है। ठीक है, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल, ये जो मैटर है वो किससे बनते हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल, दिस वी कॉल एटम्स, तो उन्होंने नाम दिया एटम्स। ओके, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वी नो दैट केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कम्स in contact or when the reactants react to each other, then it gives a new product. That means chemical reaction मतलब क्या है? जो हम लेफ्ट साइड में इसके लिखते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट लेते हैं, 2 या 3 रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, या एक भी होता है और उसको हम डिकम्पोज करते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वो ऑलवेज इट लाइज ऑन दी राइट हैंड साइड। ओके, रिएक्टेंट जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं केमिकल रिएक्शन में? लेफ्ट साइड में रहते हैं। प्रोडक्ट कहाँ रहता है? राइट साइड में रहता है। ठीक है, ओके, इज करेक्ट। ओके, नाउ सी हियर, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन के लिए देखो, when chemical substances reactants then it gives a new product। ओके, इसके हमें चाय में बनानी है आज। ठीक है, एक चाय हम लेते हैं, चाय जब हमें बनानी है तो हम क्या, उसके लिए क्या क्या लगता है? पाउडर यानी कि चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, वाटर, ऐसे भी हम, और एक हीट लगता है। ठीक है, और हीट चाहिए ना, इसी वजह से चाय बनेगी। ये जो रिएक्टेंट हमने लिए थे, शुगर, मिल्क, वाटर, चाय पत्ती,
ठीक है। तो फिर वे जब हम उसको हीट देंगे तब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। वो न्यू प्रोडक्ट क्या है? वो न्यू प्रोडक्ट हमारा चाय है, ठीक है, टी है। ओके, ऐसे ही यानी कि यही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। नाउ सी हियर, atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reactions। अब ये देखो, एटम्स कैसे रहते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल रहते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। और ये देखो, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम उस एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी कर नहीं सकते। कहाँ? यहाँ पर, इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये देखो, हम जो चाय हमने तैयार की, यानी कि एक टी हमने तैयार की, उसमें जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, यानी कि चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, ये सब हमने रिएक्टेंट लिए थे, ठीक है। उसमें जो एटम्स रहेंगे वही एटम्स हमें कहाँ मिलने वाले हैं? यही एटम्स हमें इस चाय में मिलने वाले हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट में हमें मिलने वाले हैं। यानी कि हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट में एटम्स थे, रिएक्टेंट्स में जो हमारे एटम्स थे, यस, जो हमारे एटम्स थे, वही हमें प्रोडक्ट में भी, यानी कि चाय में भी हमें सेम एटम्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं? सेम, हाँ, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने वाला है, यानी कि जो रिएक्टेंट में हमने जो जो सब्सटेंस लिए थे वो सब्सटेंस नहीं रहेंगे, पर एटम वही रहने वाले हैं। एटम में कोई चेंजेस नहीं रहने वाले। यानी कि सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट? इज वन क्लियर? ठीक है, ये दो पोस्टुलेट है। नाउ थर्ड पोस्टुलेट, atoms of a given element are identical in a mass and chemical properties। okay, atoms of a given element atoms of a given element are identical in a mass and chemical properties। so for this we take one example। अब क्या करना है हमें? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही एलिमेंट के हमें एक ही एलिमेंट के हमें एटम्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट लेते हैं, उसके बहुत सारे एटम्स लिखते हैं, उसके बहुत सारे एटम्स हम लेते हैं। ये सभी किसके एटम्स है? यस, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एलिमेंट लिया है, ठीक है। यानी कि सब ये एटम्स है, एक दो एटम, सेकेंड, थर्ड एटम, 4, 5, 6, ये जो हमने 6 एटम लिए, ठीक है, किसके एटम से है? वो ऑक्सीजन के एटम है, राइट। यानी कि सेम एलिमेंट के एटम है। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम से, तो फिर हमें पता चलता है एक ही एलिमेंट के एटम से, यानी कि उसके मास भी सेम ही रहेंगे, उसका मास भी सेम रहेगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। ओके, नाउ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। नाउ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, हमने यहाँ पर क्या लिया? एटम्स ऑफ, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स लिए थे हमने, ठीक है, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम लिए थे। पर यहाँ पर क्या किया है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स लिए हमने। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स के एटम्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने? कार्बन के A4 हमने क्या किया? कार्बन के एटम लिए। सेम यहाँ पर क्या करते हैं? अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? यहाँ पर क्या किया हमने? कार्बन के एटम लिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम ऑक्सीजन के एटम लेंगे, ठीक है। अब ए देखो, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स थ्रू हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। अब ए देखो, हमने यहाँ पर क्या किया? कार्बन के 4 एटम लिए, ऑक्सीजन के 4 एटम लिए, ठीक है। अब पहले कार्बन का देखो, 1 2 3 4 एटम है। ये देखो, ए एटम और ए एटम सेम एटम है, उसका मास सेम है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। पर सेम ऐसे ऑक्सीजन का भी सेम है, सेम एटम है, सेम एलिमेंट के एटम से, यानी कि सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बट
but here we have to take डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि देखो एक कार्बन का इसका मास और इसका मास कैसा रहने वाला है, डिफरेंट, राइट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मास भी डिफरेंट रहने वाला है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहने वाला है, बिकॉज ओनली ड्यू टू द डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ना, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने के, इसलिए यस उसकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉस्टुलेट एंड सिक्स्थ पॉस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड्स। ओके, एटम जो कंबाइन होने वाले हैं वो किसे रेशियो में होने वाले हैं, कैसे, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4, ये जो होल नंबर्स है यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, ए ध्यान में रखो, फ्रैक्शन में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी टेक हियर कार्बन, okay, and oxygen, and now see here it gives carbon oxide, okay, केमिकल बैलेंस वो बाद में देखते हैं हम, अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। अभी ये समझो हमने एक कार्बन एटम लिया, एक ऑक्सीजन एटम लिया, ठीक है, बैलेंस हम बाद में 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये देखो, अब इसके एटम्स कितने हैं, 1 है, यस, यहाँ पर, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, C+O2, ओके, हमने क्या किया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब ये देखो कार्बन एटम रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, ओके। अब ये देखो ये कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, राइट, यानी कि वो कौन सा है, होल नंबर्स में है ना। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। नाउ सेम हियर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। सेम है यहाँ पर, देखो ये रिलेटिव नंबर, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, यानी कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, सेम ही नंबर के है, राइट, और सेम काइंड के एटम है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ए 6 पॉस्टुलेट किसने बोले, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें 6 पॉस्टुलेट मिले, यानी कि असल में 5 पॉस्टुलेट है, ये दोनों थोड़ा कॉमन ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ आर दी कंपाउंड्स फॉर्म। ये जो कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि वाटर लो, ठीक है, वाटर जो पानी हम पीते हैं वो क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, यस, मॉलिक्यूल कंपाउंड डिफरेंस हमें पता है, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, राइट। तो फिर ये जो वाटर है वो कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड देन दिस वाटर फॉर्म्स, ओके। द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, एक कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, ये जब कंबाइन होते हैं तब हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ओके। द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके, यानी कि कंपाउंड कब फॉर्म होने वाला है, जब केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स के होने वाला है तभी हमें कंपाउंड्स मिलने वाला है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड आर फॉर्म बाय जॉइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू ईच अदर। Molecules of a compound are formed by joining the atoms of a different element to each other, वही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होने वाला है, जब कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम जब जॉइंट होंगे, यानी कि जब कंबाइन होंगी तभी हमें मॉलिक्यूल्स मिलने वाला है, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। Now what are the molecular formula of a common salts like lime, water, lime, limestone, okay. So here we know that the common salt NaCl, water H2, lime CO, that means calcium oxide. Next limestone CaCO through calcium carbonate. Next slack lime CaOH2 calcium hydroxide, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ा है, कॉमन सॉल्ट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है, ठीक है, लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को ही हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम यानी कि जला हुआ जो लाइम रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके ओके। ये कैसे फॉर्म होता है, ये व्हेन
calcium oxide reacts with water, then it gives calcium hydroxide. Okay. Now अब हम हमारे मेन पॉइंट्स पे आ गए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो अब तक हमने पढ़ा वो सब हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ठीक है। ऑल दैट थिंग्स वी रिकॉल्स। ओके, नाउ we have to discuss on these laws of chemical combination. Okay, we know that the composition of substance changes during a chemical change. जैसे हमारी हमने चाय बनाई थी, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टेंट में हमने चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, ठीक है, वाटर लिया था, यानी कि जो हमने सब्सटेंस लिए थे, जब हमने हीट दिया यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तब जो हमने सब्सटेंस लिए, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज होकर हमें क्या मिला, हमें टी मिल गया, राइट। वैसे ही द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, राइट, यानी रिएक्शन में जो हम सब्सटेंस लेते हैं उसका चेंज होता है, ठीक है। नाउ इन 18-19 सेंचुरी साइंटिस्ट परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट। ओके, बहुत साइंटिस्ट ने क्या किया 18-19 सेंचुरीज में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने मास मेजरमेंट एक्यूरेट कैसे करना है वो पता किया, और उन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम उसके क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ पहले ये लॉ लिखने वाले हैं, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। So for this we have to perform one experiment. That means we have to perform one activity. This one is virtual. Okay, जो हम experiment करने वाले हो, जो activity करने वाले हो, कैसा है, virtual है। हमें क्या इससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही मैं एनिमेशन टाइप ऐसे कुछ लेने वाला हूँ, जब से हमने इसका यूज़फुल जो हमें कंसेप्ट क्लियर करने में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर be ready to perform this activity. Now imagine ना, ये सब हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो सब इमेजिन कर लो कि आप भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, to perform this activity 1 we have to take 56 gram of calcium oxide in a large beaker and put 18 gram water in it. हमें क्या करना है, सबसे पहले 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, किसमें, लार्ज बिकर में हमें लेना है, और 18 ग्राम का वाटर उसमें डालना है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, यस, हमें क्या करना है, उसका ऑब्जर्व करना है। डेफिनेटली व्हेन दिस कैल्शियम ऑक्साइड्स कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर, जब एक कैल्शियम ऑक्साइड वाटर की कांटेक्ट हो जाएगा तब क्या होने वाला है, तब डेफिनेटली रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर एक कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, वो क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलने वाला है, न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, मास डिटेक्ट करने हैं, और हमारा सब यानी कि उसका सब कंक्लूजन हमें बाद में देखना है उसका, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला था, एक बीकर लेना है, हमें मास ऑफ रिएक्टेंट मेजर करना है। तो फिर इसके लिए हम इसका यानी कि इस बीकर का भी हम मास मेजर करते हैं, ठीक है। वो क्या है, इसका मास 100 ग्राम है, ठीक है, इस बीकर का मास 100 ग्राम है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड उस बीकर में लेना है। उसके बाद वी हैव टू टेक 18 ग्राम ऑफ वाटर, उसके बाद हमें उसमें 18 ग्राम का वाटर उसमें डालना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली व्हेन दिस कैल्शियम ऑक्साइड कम्स इन दिस कॉन्टैक्ट विथ वाटर, देन देयर इज रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस बबल इंडिकेट्स दैट देयर इज रिएक्शन। ओके, ये जो बबल्स है वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। यार जब भी हमें पता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है, और इसमें हमें न्यू प्रोडक्ट के साथ हीट भी मिलने वाला है, राइट। अब ये देखो, जब हम इस बीकर को टच करेंगे तब हमें ऐसा एहसास होता है कि वी फील लाइक इट्स वार्म,
ओके, अब हमें क्या पता चलता है कि बीकर से हीट बाहर आने लगा है, ठीक है। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर देन इट गिव्स न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज हीट। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर अब वो चेंज होने वाला है। वो हमें क्या मिला, न्यू प्रोडक्ट हमें कौन सा मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ओके, दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बाद में हम केमिकल रिएक्शन में भी देखने वाले हैं। ओके, ये जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिला है, ये जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिला है, ठीक है, वेट, हाँ ठीक है, नाउ सी हियर, ये जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, हाँ ये जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। ओके, बट हियर फॉर दिस वी हैव टू मेजर द मास ऑफ दिस होल सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें किसका मास कैलकुलेट करना है, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, ये टोटल सिस्टम को ही मेजर कर लिया। कितना आया, 174 ग्राम mass of this total system, but we have to find the mass of calcium hydroxide. For this we have to subtract the mass of this beaker. जब हम इस बीकर का मास सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं तब हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें फाइनली मास ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। वो कितना मिला, 74 ग्राम। ओके, तो फिर इस एक्टिविटी में मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर का मास मेजर किया। ओके, बीकर का मास मेजर किया, उसके बाद क्या किया, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम ऑफ यस कैल्शियम, क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, ठीक है, ऐसे 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डाला, फिर वाटर डाला, रिएक्शन हुआ, उसके बाद हमें न्यू प्रोडक्ट मिला। न्यू प्रोडक्ट का हमने क्या किया, यानी कि टोटल सिस्टम का मास मेजर किया। न्यू प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करने के लिए ये बीकर का मास हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें न्यू प्रोडक्ट का मास मिल गया 74 ग्राम। ओके, ना अब हम क्या करते हैं, अब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर देन इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वाटर H2O। नाउ सी है, अब ये देखो CaO। ओके, ये जो CaO है और H2O है, यहाँ पर ठीक से देखो क्या फॉर्म होने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। पॉस्टुलेट हमें क्या बोलता है, पॉस्टुलेट हमारा डाल्टन्स का पॉस्टुलेट क्या बोलता था कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पर देखो कैल्शियम का एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पर O है, ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर क्या रेशियो कांस्टेंट रहता है और होल नंबर रहता है, और क्या बताया था, सेम काइंड के एटम्स रहते हैं। वैसे है क्या नहीं, देखो ये देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कितने 1 2, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन की भी 2 है, 2 है। यानी कि पॉस्टुलेट सब ये ना जो डाल्टन्स ने पॉस्टुलेट किए वो सब है, ठीक है ना। अब हमारे एक्सपेरिमेंट पर हम आ जाते हैं, ठीक है। हमें कितना दिया था, 56 ग्राम ऑफ CO दिया था, 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया था। बाद में हमने फाइनली मेजर किया था मास, किसका मास था, 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था। हमें पता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट वी कॉल रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो न्यू हमें फॉर्म होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो फिर नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द मास, टोटल मास ऑफ दिस रिएक्टेंट, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड दिस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑन वाटर, ठीक है। ऐड करो 56 प्लस 18 ग्राम कितना हुआ, it gives 74 gram. Now observe on both sides, that means observe mass of reactant observe करो और mass of product observe करो, दोनों कैसे है, दोनों equal है। So by observing this we can conclude that mass of the reactant is equal to mass of the product, right? Mass of the reactant is equal to mass of the product.
So also we can say that the mass of original matter and the mass of matter newly formed as a result of chemical change are equal, right? जो केमिकल चेंज होने वाला है यानी कि जो मास है जो रिएक्टेंट में जैसे थे वैसे ही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट? जैसे कि हमारी चाय, ओके, जो हमने केमिकल सब्सटेंसेस लिए थे रिएक्टेंट में, चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, वाटर, उसके जो हमने मास मेजर करने वाले हैं वही हमें हमारी चाय का मास सेम ही होने वाला है, ठीक है? ओके, द मास ऑफ ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज आर इक्वल। तो फिर हमें फर्स्ट एक्टिविटी से ए पता चला। सेम हेयर वी हैव टू परफॉर्म हेयर सेकंड एक्टिविटी, ओके। सो फॉर दिस वी हैव टू टेक दिस वन conical flask and test tube thread, okay, now see here। अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं। सेम हियर कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम जो हमने एक्टिविटी 1 में किया था, हमने क्या किया था, मास ऑफ रिएक्टेंट मेजर किया था और मास ऑफ प्रोडक्ट मेजर किया था, ठीक है? वैसे ही हमें सेकेंड एक्टिविटी में करना है, क्या करना है, वी हैव टू मेजर द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मेजर द मास ऑफ प्रोडक्ट। इफ दे आर इक्वल देन वी गेट न्यू लॉ के। तो बाद में हम वो लॉ पढ़ने वाले, ठीक है? सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसका मास मेजर करते हैं इस सिस्टम का। सो हियर इट यूज 300.23 ग्राम, ओके। दिस वन इज द मास ऑफ, yes, this one is the mass of reactant, okay। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट, कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड। सो फिर इस रिएक्टेंट का सिस्टम का हमने मास मेजर किया, कितना, 300.23 ग्राम, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें क्या करना है, वो सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड वी हैव टू मिक्स इट, ओके। अब हम मिक्स करेंगे, ठीक है? हमने ठीक है, हमने मिक्स कर लिया, ओके, ऐसे ही हमने मिक्स कर लिया। सो फिर अब हमें पता है जब भी केमिकल कांटेक्ट में आते हैं तब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है और हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। वैसे ही हमने सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड जब मिक्स किए तब हमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कौन सा, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और ये जो वाइट कलर का सॉलिड जो हमें मिलता है, ठीक है, जो वाइट कलर के जो ये, ठीक है, वो क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। वाइट प्रेसिपिटेट मीन्स व्हेन द लिक्विड्स आर रिएक्ट, व्हेन बोथ लिक्विड्स आर रिएक्ट, राइट। ये प्रेसिपिटेट कब प्राप्त मिलता है हमें, जब लिक्विड्स रिएक्ट होते हैं, सभी रिएक्ट, ठीक है, तो फिर हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि वाइट कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम वाइट प्रेसिपिटेट, वो लिक्विड में वहाँ कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेजर द मास ऑफ दिस सिस्टम, दैट मीन्स हियर मास ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो फिर इसका हम मास मेजर करते हैं। कितना मास मिलेगा हमें, दिस वन इज मास ऑफ प्रोडक्ट, कितना है, 300.23 ग्राम, ओके। रिमेंबर दैट मास ऑफ रिएक्टेंट वो भी कितना था, 300.23 ग्राम। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये देखो हम रिएक्शन देखते हैं, क्या किया था, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लिया था कोनिकल फ्लास्क में, सोडियम सल्फेट लिया था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, फिर बाद में रिएक्ट किया, मिक्स किया था हमने, तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिल गया था, कौन सा, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये जो एरो नीचे दिखा है इसका मीनिंग क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस थोड़ा रहता है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट, ओके। नाउ ये देखो mass of reactant is equal to mass of product. See this value 300.23 both are equal. By observing these we can conclude that the mass of reactant is equal to mass of product, or also we can say that the mass of original matter and the mass of matter newly formed as a result of chemical change are equal। यानी कि जो रिएक्टेंट में हमने जो सब्सटेंस लेते थे और प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका मास सेम ही रहेगा, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो फिर ये एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ओके। क्या मिला हमें,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये कौन है? ये है हमारे साइंटिस्ट 1785 साइंटिस्ट एंटोइन लेवेज़ियर इन्फॉर्म फ्रॉम हिज रिसर्च दैट there is no any rise or drop in the mass of matter during a chemical reaction। हमारे साइंटिस्ट एंटोइन लेवेज़ियर ने 1795 में बताया कि वहाँ पर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं रहता, यानी कि किसमें? मास ऑफ मैटर में। कब? केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो हम रिएक्टेंट में लेते हैं वही हमें जो प्रोडक्ट में न्यू फॉर्म होने वाला है उसका मास, यानी कि मैटर का मास ये सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस एंड दिस इज वी कॉल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, हमने पढ़ा है, यानी कि एनर्जी क्रिएट नहीं करती है, डिस्ट्रॉय भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। जैसे कि फैन कैसे इलेक्ट्रिक हमने एनर्जी दी तो उसको क्या, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वाइन एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि वाइन मिल भी क्या करता है, वाइन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। वैसे ही हमारा मैटर है, मैटर क्या है, वो भी क्या करता है, उसका मास चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, वो सेम ही रहता है। जैसे कि हम कुछ भी बना रहे हो उसके लिए हम कुछ ना कुछ सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट लेते हैं। ठीक है, उसका मास जो बाद में हम जो बनाने रहे वो बाद में हम जो बनाते हैं तो उसका मास, दोनों का मास सेम रहता है। जैसे कि हमारी चाय। ओके, नाउ here we have to solve this problem। so अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर हमें वीडियो में इस तरह के वीडियो में हमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ, पढ़ो। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate, shows that these observations are in agreement with law of conservation of matter and there is reaction is given that। okay, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि जब 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड देन इट गिव्स न्यू प्रोडक्ट सोडियम एसिटेट कितना 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला 2.2 ग्राम का, और वाटर कितना मिला, वाटर 0.9 मिला। ठीक है, ये मिले तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाले है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, वो हमें सिर्फ दिखाना है। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें इसका मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। अगर ये दोनों सेम रहे, यानी कि इसका मास और इसका मास सेम रहा, तब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से एग्रीमेंट करता है, राइट। तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। सो राइट डाउन इन दिस वे, इन ए रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद एसिडिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव टू राइट डाउन गिवन। फिर हमें क्या क्या क्वांटिटी दी है ना, ये 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो हमें नीचे लिखना है। ठीक है, इसी तरह से नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट। हमें क्या करना है, अब इसका मास मेजर करना है और बाद में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर 5.3 ग्राम प्लस 6 कितने हुए, कितने हुए 11.3 ग्राम, राइट 11.3 ग्राम। इसके भी कैलकुलेट करते हैं हम, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, 11.2 13, यानी कि यस राइट 8 9 10 11 11.3 ग्राम। यानी कि हमें क्या मिला, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि ये एग्रीमेंट करता है। तो फिर इसका आंसर ऐसे लिखना है, ये देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वो रिएक्टेंट का जो मासेस है वो हमें सिंपली एडिशन करना है। वो हमें क्या मिला 11.3 ग्राम। सो राइट डाउन इक्वेशन 1। नाउ सेम हियर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम
Here also we get 11.3 gram. So write down equation 2. And from equation 1 and 2 we conclude that total mass of reactant is equal to total mass of product. And we know that the law, okay, by observing this, we know that the law of conservation of matter in a chemical reaction, total mass of reactant is equal to total mass of product. And by observing these three and this law, we can say that, हम क्या बोल सकते हैं ना कि ये ऑब्जर्वेशन, दिस गिवन ऑब्जर्वेशन इज इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ओके, इसी तरह से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. ठीक है, एग्जाम्पल फिर से मैं दिखाता हूँ. ये देखो, इस तरह के एग्जाम्पल में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन रीड करना है. ठीक है, क्वेश्चन रीड करना है, क्या क्या दिया है, क्या दिया नहीं है, हमें क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, वो सबसे पहले हमें रफली सोचना है. ठीक है, हमें सोचना है. To solve this kind of example, we have to follow 3 steps. First one, that is what is given. Okay, what is given. Next, what we have to find, and that one, which steps we have to follow. ये 3 steps हमें follow करने हैं. यानी कि हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले given लिखना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है वाला है वो देखना है, और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखना है. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले गिवन लिखते हैं. हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है, वो बोलता है कि जब भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों भी सेम रहते हैं. ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलता है. तो फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है, रिएक्शन दिया है, वो एग्रीमेंट है कि नहीं, ये दिखाना है हमें. यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो हियर फर्स्ट वी राइट डाउन गिवन, देन आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. हमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सब थोड़ा कैलकुलेशन करना है. ये ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. फिर इक्वेशन 1 सेम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे बाय ऑब्जर्विंग दिस. ये ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हमें पता चला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड हमें लॉ पता है. तो फिर ये दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट these are in agreement with law of conservation of matter. ओके, इसी तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकते हैं, और भी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ. अगले वीडियो में कुछ असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, वहाँ पर आपको क्या करना है, वो असाइनमेंट सॉल्व करना है. ठीक है, तो फिर एंटोइन लेवेज़ियर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ही क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. ये किसने बोला, एंटोइन लेवेज़ियर ने बताया. ठीक है, तो फिर उनका कुछ वर्क देखते हैं हमने. उन्होंने क्या क्या किया, एक तो उन्होंने क्या किया, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन. उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को नेम दे दिया. ठीक है, शो दैट मैटर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए कंबशन. उन्होंने ही बताया कि कंबशन कब होता है, यानी कि जब मैटर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. ठीक है, कंबशन जब कब होता है, जब मैटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तभी कंबशन होता है. कि किसने बताया, हमारे एंटोइन लेवेज़ियर साइंटिस्ट ने बताया. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज एक्यूरेट वेगिंग टेक्निक. वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्यूरेट वेग टेक्निक्स यानी टू वेट मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ओके, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. Now, next, he discovered that water is made up of a hydrogen and oxygen. Okay, water is made up of a hydrogen and oxygen. ठीक है, ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है किस एलिमेंट से हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये किसने बताया, एंटोइन लेवेज़ियर ने बताया. एंड ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर लिखा. ठीक है, एंड ही असाइन सिस्टमैटिक नेम्स टू द कंपाउंड. उन्होंने क्या किया, कुछ कंपाउंड को सिस्टमेटिक्स नेम दे दिया, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को, कॉपर सल्फेट को और सल्फाइड को उन्होंने नेम दे दिया. ही ऑथराइज्ड द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री. एलिमेंट्री ट्रेजिस्ट ऑन केमिस्ट्री इन 1789. ही स्टडीड द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी. ठीक है, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स पर स्टडी किया, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पर. ठीक है, इस सभी ये जो वर्क है वो एंटोइन लेवेज़ियर ने किया था. ठीक है, सो फाइनली
वी समराइज दैट वी स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, अब हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले मैटर क्या है वो देखा है, व्हाट इज़ मैटर, और वो मैटर कहाँ से आया, फॉर्मेशन देखा 13.7 बिलियन साल देर क्या होता है वहाँ पर एक हुआ था बिग बैंग, वहाँ पर एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था, उसी वजह से हमें मैटर मिला था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने स्टेट्स देखे, देर आर टोटल 5 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड plasma and Bose-Einstein condensation. But there are 3 basic states: solid, liquid, and gas only. Okay. Then after that, we recall some concept. That one is first one, Dalton's atomic theory and his postulate. Okay. Then after that, we studied about the how compound forms. Then next one, yes. Then we study about some molecular formula of as like common salt, next क्या और calcium oxide. Okay, in this way. Then after that we comes to our main points, laws of chemical combination, and in that law of chemical combination in this video we studied first law of conservation of matter. There is no rise or drop in the mass of matter during a chemical reaction. किसने बताया, हमारे साइंटिस्ट एंटोइन लेवेजर ने बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वो लॉ करते वक्त हमने 2 एक्टिविटी की जो हमें कंसेप्ट क्लियर करने में जो आसान रही। ठीक है, तो फिर वो 2 एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमें वो लॉ मिला था। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसी तरह से हम क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सो अगले वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है, और अब क्या देखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर थैंक्स, सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। और ये हमारा वेदा एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है क्रिएट किया है वो आपके लिए ही क्रिएट किया गया हुआ है। जो भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसी लिंक यानी कि वहाँ पर एक हमारा आप रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारा अभी स्टार्टअप है वो 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए है। फिर बाद में हम 11 और 12 के लिए भी देखने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, आपके लिए भी लेकर आने वाला हूँ। पर अभी के लिए हमें 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, ये आपके लिए ही है, और ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, और यही हमें जी फाउंडेशन यानी कि मैं ये भी स्टार्ट करने वाला ही, जो हमें आपका फाउंडेशन क्लियर करने वाला है, यानी जो 11, 12 स्टैंडर्ड में आप स्टडी करने वाले हैं जी का, वो अभी से हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं सेकेंड वीडियो में। ठीक है, बाय।